हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम सितंबर 1 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड जिस तरीके से आप और सारी वीडियो को सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ न्यूज़ वाली वीडियो को भी आप सपोर्ट करें, शेयर करें वीडियोज़ को। ओके, सो तब मैं और ज़्यादा कंटिन्यूटी रखूँगी। सो अभी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं आई होप कि आप फॉलो अप तो कर रहे होंगे, न्यूज़पेपर के साथ पढ़ रहे होंगे, बिकॉज काफ़ी सारे आर्टिकल जो हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं, है ना। जैसे हॉरर रिमेम्बरेंस डे पे 5 से 6 एडिटोरियल आ गए हैं, जिस दिन से मतलब न्यूज़पेपर नहीं बनाया मैंने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया तालिबान मेक फर्स्ट ऑफिशियल कांटेक्ट आफ्टर लास्ट यूएस ट्रूप्स लीव अफगानिस्तान। तो जो डेट डिसाइड हुई थी यूएस ट्रूप्स के विड्रॉल की, वो 31 अगस्त हुई थी। एंड जो लास्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट था यूएसए का, तो वो भी काबुल से, जो 20 ईयर वॉर था इन अफगानिस्तान, वहाँ से चला गया। एंड इंडिया मेड इट्स फर्स्ट ऑफिशियल कॉन्टैक्ट विद द तालिबान व्हेन इट्स एम्बेसडर टू कतर मेड द हेड ऑफ द तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस इन दोहा। लेकिन यहाँ पे हमें एक एडिटोरियल भी पढ़ने को मिलेगा, इसको हमें ऐसे डिप्लोमेटिक टाई रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। और अभी जो है एम्बेसडर जो इंडिया के हैं कतर में, दीपक मित्तल, ये शेर मोहम्मद अब्बास से मिलेंगे, जो ये तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस दोहा में हेड है। द मीटिंग टुक प्लेस इन द एम्बेसी ऑफ इंडिया दोहा। एंड तालिबान ने क्योंकि रिक्वेस्ट किया था इंडिया को, इस वजह से यहाँ पे मीटिंग हुई है। इंडिया इन चेयर यूएनएससी अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन ऑन तालिबान रशिया एंड चाइना एब्सटेन। तो यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया, जिसमें हमेशा आपको पता है कि चाइना और रशिया जो है ये एब्सटेन ही करते हैं ऐसी चीज़ों से, है ना, मतलब दूर रहते हैं अपने को इस तरीके के रेजोल्यूशन से। तो कौन से रेजोल्यूशन की बात यहाँ पे हो रही है, एक बार वो देख लेते हैं। ये रेजोल्यूशन की बात हो रही है 2593, ठीक है, 2593 P5 कंट्री रशियन चाइना एब्सटेन। और इंडिया लेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द रेजोल्यूशन एड्रेस इंडियाज की कंसर्न ऑफ अफगानिस्तान। ऑफिशियल सोर्सेज की बात करें तो इस रेजोल्यूशन के अंतर्गत क्या आता है, मतलब देखो 2593 किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। 2593 यूएनएससी का रेजोल्यूशन 2593। तो ये है कि जो अफ़गानिस्तान की टेरिटरी है, अफ़गानिस्तान की टेरिटरी का यूज़ नहीं होगा वहाँ पे टेरर ग्रुप्स के लिए, ठीक है, टेरर अटैक्स के लिए। वहाँ पे जितने भी अफ़गान नेशनल्स हैं उनका सेफ एवेक्यूशन किया जाएगा, जहाँ भी वो मतलब विशिंग टू लीव द कंट्री वॉज द रिजल्ट ऑफ केयरफुल कोऑर्डिनेशन हाई लेवल ऑफिशियल कॉन्टेक्ट्स विद यूएनएससी मेंबर। तो और ये क्या कहता है, ये कहता है कि मतलब थ्रेटन नहीं करेंगे कंट्री को, एंड शेल्टर प्रोवाइड नहीं होगा, टेररिस्ट को ट्रेन नहीं करेंगे, टेररिस्ट अटैक्स के लिए फिनेंस यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं होगा। इट स्पेसिफिकली मेंशंस इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड बाय यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267। अब 1267 में क्या है, इसमें इंक्लूड होते हैं लश्कर ए तैयबा, एलईटी एंड जैश ए मोहम्मद। इन्होंने ये बोला है कि वाई इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल इन इंश्योरिंग द यूएनएससी रेजोल्यूशन वेंट थ्रू ऑन मंडे नाइट, ठीक है। तो ये सब है कि अफ़गानिस्तान टेरिटरी का यूज़ जो है थर्ड कंट्री पे अटैक और जो टेररिज्म की फिनेंसिंग है उसके लिए नहीं होगा। एंड इन देयर स्टेटमेंट, अगर रशिया चाइना और का स्टैंड बताएं तो इन्होंने ये बोला है, दे वांटेड ऑल द ग्रुप्स स्पेशली इस्लामिक स्टेट आईएसआईएल और जो उइगुर ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, be named specifically in the document and listed a number of objection to drafting the resolution। और इन्होंने जो रेजोल्यूशन के स्पॉन्सर थे यूएस, यूके, फ्रांस, है ना, तो इनको ही एक्यूज कर रहे हैं। और ये है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है देख लेते हैं। स्टैटिक पार्ट में एक बार यूएनएससी के बारे में भी आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन चार्टर ने इस्टेब्लिश किए थे। 6 मेंस ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशंस के, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। और इनकी जो पावर है, डिसीजन मेकिंग की पावर इनको दी गई है। परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स है, परमानेंट P5 मेंबर्स जिनको बोला जाता है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर। एंड ईच ईयर द जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2 years टर्म। इंडिया की अगर बात करें तो the presidency of the council is held by each of the members in turn for 1 month and following the English alphabetical order with the member state names, ठीक है। तो ये 15 मेंबर्स जो स्टेट्स हैं काउंसिल के, मंथली रोटेट होती रहती है।
एंड जो हेड ऑफ द कंट्रीज डेलीगेशन हैज नोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट जो है न्यूज़ देख लेते हैं। Q1 ग्रोथ रेट 20.1%, रियल जीडीपी स्टिल बिलो प्री कोविड लेवल। तो ये बताया गया है कि इकोनॉमी ग्रू करी है एट अ रिकॉर्ड पेस ऑफ 20.1% इन अप्रैल जून 2021। तो ये फर्स्ट क्वार्टर है ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड कंपेयर्ड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। ठीक है, तो उस टाइम पे जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट की थी, बट दीदी इसको देख, जो अप्रैल एंड जून का 2020 का क्वार्टर था तो उसमें जीडीपी जो थी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। और अभी जो ये डेटा निकाला गया इसको क्या बोलते हैं, जीवीए। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य वर्धन भी इसको बोलते हैं। और ये जो इसके बारे में बताऊँ मैं तो 2015-16 से ये कंसेप्ट आया था इकोनॉमी में। और एनएसओ ये रिलीज़ करता है। ठीक है, नेशनल स्टैटिकल जो ऑफिस है वो रिलीज़ करते हैं ये डेटा। एंड ये क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू जो एडिशंस होता है, तो इसमें अगर हम बात करें जितने भी मतलब एक कंट्री में जो प्रोडक्ट्स हैं और गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, तो उनकी वैल्यू यहाँ पे होती है। ठीक है, और प्रोडक्शन कॉस्ट और जो इनपुट कॉस्ट होता है, रॉ मटेरियल होता है, अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो जो भी अमाउंट बचेगा उसको क्या बोलते हैं, जीवीए। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन उससे निकल जाता है। तो ये है। बाकी जीडीपी के बारे में आपको पता होगा कि जीडीपी क्या होती है, किसे कहते हैं जीडीपी। Then, in the first for Supreme Court, 9 judges take oath, and for the first time in history of the Supreme Court, 9 judges ने, इसमें 3 women judges हैं जिन्होंने oath ली है, and they have been appointed to the top court, took the oath of office on Tuesday, and this was the most number of judges of the top court taking oath in one single day। तो एक single day में पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 judges ने एक साथ शपथ ली है। और अब जो है हमारे टॉप कोर्ट में जो स्ट्रेंथ है वो कितनी हो गई है, वर्किंग स्ट्रेंथ 33 जजेस हो गए अगेंस्ट द सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34। ठीक है, तो ये है, चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने ये ओथ एडमिनिस्ट्रेड की न्यू जजेस एट एन इवेंट इन ऑडिटोरियम ऑफ द कोर्ट न्यू एनेक्स बिल्डिंग इन द मॉर्निंग। और यहाँ पे सबके नेम भी हैं। ठीक है, जैसे हाई कोर्ट के जज जस्टिस BV नागर थाना, हु इज़ लाइन टू बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2027। और बाकी के नेम भी आप देख सकते हो। यहाँ पे कोलिजियम की अगर बात करें तो क्या होता है, मतलब कोलिजियम एक जजेस का ग्रुप होता है जिसमें जजेस ही सेलेक्ट करते हैं कि कौन मतलब यहाँ पे जजेस बनेगा। ठीक है, तो इसमें 3 केसेस आ जाते हैं। एक 1981 का आपने फर्स्ट जज केस सुना होगा। ठीक है, देन 1993 का सेकंड जज केस, देन 1998 का थर्ड जज केस। तो यहाँ पे तो केवल ये था कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से भी कंसल्टेशन होगी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, डिटरमिन करेगी कि कौन मतलब यहाँ पे जुडिशरी का जो जजेस हैं वो बनेगा उनके अपॉइंटमेंट में। ठीक है, मेजर जो डिसीजन पावर थी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को दी गई थी। 1993 में जो था इस टर्म को ही चेंज करके कॉन्करेंस कंसल्टेशन की जगह पे कर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था, है ना, जो भी वो मतलब नेम बोलेगा उन नामों को ही आगे लिया जाएगा। तो यहाँ पे 1+2 का था, मतलब एक यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोलेजियम हो गया और 2 यहाँ पे सीनियर मोस्ट जजेस हो गए, जो भी वरीयता में सबसे ज़्यादा बड़े हैं जजेस। 1998 में क्या हुआ था कि यहाँ पे 5 जजेस बॉडी बनी थी, 5 कोलेजियम कि 1+4, है ना, कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस और 1। तो इस तरीके का ये केस था। और आपको पता है कि NGAC भी बनाया हुआ था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको क्या बोल दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके वॉइड कर दिया था, है ना। संजय अरोड़ा न्यू ITBP चीफ। तो IPS ऑफिसर संजय अरोड़ा ट्यूसडे को ये चार्ज लेंगे एज द न्यू चीफ ऑफ द, इन्होंने लिया तिब्बतन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। एंड 1988 बैच ऑफिसर हैं तमिलनाडु कैडर से, एंड रिप्लेस्ड SS देसवाल। पहले SS देसवाल थे, ये ट्यूसडे को रिटायर हो गए। और इन्होंने चार्ज लिया है ITBP का ऐसे टाइम पे जब इंडिया और चाइनीज़ फोर्सेस जो हैं वो फेस ऑफ चैलेंजेस उनके हैं सेवरल फ्रिक्शन पॉइंट्स लद्दाख के पास में। ठीक है, एंड अरोड़ा हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ सर्विंग इन द ITBP, कमांडिंग अ बटालियन इन मातली उत्तराखंड में इनको एक्सपीरियंस है और यहाँ पे बनेंगे। ITBP के बारे में
तो आईटीबीपी एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है एंड इंडिया की प्राइमरी बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इट्स बॉर्डर विद चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। एंड इसका जो कॉन्स्टिट्यूइंग इंस्ट्रूमेंट है वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट 1992 से ये स्टैब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। और अभी रिसेंटली इन्होंने कमीशन किया फर्स्ट 2 वुमेन ऑफिसर्स को, प्रकृति एंड दीक्षा इन कॉम्बैट रिसेंटली। ओके, तो ये भी है। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ रिकवरी आर्टिकल में यहाँ पे इनका कहना है विद प्राइवेट कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट स्टिल सबड्यूड एक्सपोर्ट्स कुड प्रोवाइड फिलिप टू ग्रोथ, है ना। अभी जो है इकोनॉमी ग्रू करी है 20.1% से फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल एंड जून में ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, पीरियड व्हेन द कंट्री वाज इन थ्रोन्स ऑफ हॉरिफिक सेकेंड वेव, है ना। तो हमने देखा सेकेंड वेव पैंडमिक की थी, बहुत ज़्यादा हॉरिफिक थी कंपैरेटिव टू द फर्स्ट वेव। And in normal times these year-on-year comparison provide a fair understanding of state of the economy। लेकिन जो फर्स्ट क्वार्टर था उसने सफ़र किया, स्टैटिकल डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हुआ था। और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2020-2021 व्हेन अ नेशनल लॉकडाउन वाज इम्पोज टू डील विद स्प्रेड ऑफ द वायरस, है ना। अभी ये नंबर सजेस्ट करते हैं कि सेकेंड वेव जो थी पैंडमिक की वाज मोर वर्लेंट देन द फर्स्ट। लोकलाइज रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हुए थे, है ना, और जिससे काफ़ी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। एंड दैट इवन आफ्टर ग्रोइंग 21.1%, जीडीपी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट ईयर इज अराउंड 9% लोअर देन व्हाट इज वाज इन फर्स्ट क्वार्टर। 2019 और 20 के जो फाइनेंशियल ईयर के जो आंकड़े हैं वो भी हम अभी अचीव करना मतलब बहुत मुश्किल है। एंड कंसिडरिंग दैट इकोनॉमी हैड रीच प्री कोविड लेवल्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अभी इतनी जल्दी हम नहीं पहुँच पाएंगे 2019-20 वाले जो प्री पैंडमिक लेवल था उस पर। और ये भी बताया गया है कि अगर हम सारे सेक्टर्स की बात करें इकोनॉमी के, तो ओनली वैल्यू एडेड बाय एग्रीकल्चर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस वाटर सप्लाई हायर देन लास्ट ईयर, ये बाउंस बैक किए हैं। और जो ये वाले जो सेक्टर है फिर भी अभी ये प्री पैंडमिक लेवल जो 2019-20 का लेवल था उस वाला नहीं अचीव कर पाए हैं। जो लेबर इंटेंसिव ट्रेड है, लेबर इंटेंसिव ट्रेड मतलब जैसे होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सेक्टर है, तो यहाँ पे गैप जो है और भी ज़्यादा बड़ा है। एंड एक्सपेंडिचर साइड की बात करें तो प्राइवेट कंजप्शन और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारे जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है इन द इकोनॉमी, तो ये भी इससे क्या हुई है, इम्पैक्ट हुई है। एक्सिबिटेड हाई ग्रोथ रेट्स, दे रिमेंड वेल बिलो देयर 2019-20 लेवल्स। तो यहाँ पे केवल जो है ओनली एक्सपोर्ट सरपास द 2019-20 लेवल, ठीक है। एक्सपोर्ट ही एकमात्र हमारे पास ऑप्शन बचा है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो 20 मतलब लास्ट जो प्रीवियस से भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था 19-20 वाला, उसके जो आंकड़े हैं उसको हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। एंड देयर कंटिन्यूज टू बी अनसर्टेनिटी ओवर द प्रोस्पेक्ट ऑफ थर्ड वेव। अभी वैक्सीनेशन तो बढ़ रही है लेकिन फिर भी थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी हो सकती है, अनसर्टेनिटी है इन सब चीज़ों को लेके। टू इंगेज तालिबान और नॉट टू, ये विवेक काटजू का आर्टिकल है एंड ही द राइटर इज अ फॉरवर्ड डिप्लोमेट, ठीक है। फॉर इंडिया ऑन अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक पेशेंस कैन नॉट बी एल बी और फॉर इनएक्शन, मतलब ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजी भी आ गई हैं जब से हम इंडिया और अफगानिस्तान से क्या किस तरीके की हमारी पॉलिसी होगी बात कर रहे हैं, है ना। तो एक डिप्लोमेटिक इंडियन डिप्लोमेटिक लेक्सिकॉन हमारे पास काफ़ी सारे ऐड हो गए हैं, जैसे स्ट्रैटेजिक पेशेंस इसमें है ना, और लेजिटिमेसी इसमें आ गया है। तो यहाँ पे ये यही बोल रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो सिचुएशन है अफगानिस्तान में, तो उसको देखते हुए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में जुलाई 29 को बोला था कि हम जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम करेंगे और पॉलिटिकल निगोसिएशन को इंश्योर करेंगे फॉर सेटलमेंट एंड परसुएड एंड वी विल नेवर एक्सेप्ट एनी आउटकम विच इज़ डिसाइडेड बाय फोर्स, है ना। वो हम इस तरीके का कोई भी रेजोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो किसी हमें फोर्सफुली या फिर किसी पर्टिकुलर फोर्स द्वारा डिसाइड हो। और अभी जो है यूएस एयरक्राफ्ट काबुल से मतलब वो गया है, वापस गए हैं अपने 20 साल बाद। एंड तो यहाँ पे मतलब इन्होंने बोला है कि he would ponder over the cruelty of categorical assertion in fluid situation and Kabul political elite was crumbling। अभी मतलब क्या था कि जो वहाँ पे प्रेसिडेंट को पूरी सत्ता संभालनी चाहिए थी लेकिन वो दूसरी जगह पे वो चले गए थे अफगान लोगों को यहाँ पे छोड़ के। एंड जब जब उनके जो लोगों को when his people needed him the most, है ना, it was also clear by then the Taliban had gained unstoppable military momentum। तो तभी से हमको भी ये है मतलब रियलाइज़ हो गया था कि यहाँ पे तालिबान जो है इन्होंने
बहुत तेज़ी से अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है। एंड स्पीकिंग एट अ थिंक टैंक ऑन अगस्त 25, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, तो इन्होंने भी ये बोला कि इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है, वी वर एंटिसिपेटिंग तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान। उन्होंने ये बोला कि जो टाइम लाइन है वो थोड़ा सरप्राइज हमें की है, लेकिन हम ये कह रहे थे कि ये कपल ऑफ मंथ्स मतलब होने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये मतलब नहीं सोचा था। अब जो तालिबान है वो काबुल में है, और जो पंजशीरी जो वहाँ पे एक फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला साले हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे अभी भी क्या कर रहे हैं, उनको थोड़ा यूएस से सपोर्ट, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर यूएस थोड़ा हमें सपोर्ट कर दे तो मैं मतलब ये स्ट्रांगली मैं बोल सकता हूँ कि हम यहाँ पे तालिबान से फाइट कर सकते हैं, ठीक है। और अमरुल्ला इज करेजियस एंड रेजोल्यूट, बट दीज क्वालिटी अलोन इन एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप कैन नॉट सस्टेन इंसर्जेंसी, ठीक है। तो एक अकेले आदमी से तो मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि अब वो इंसर्जेंसी को यहाँ पे फेस कर पाए। सो द तालिबान ग्रिप ओवर अफगानिस्तान विल ओनली स्ट्रेंथन अनलेस देयर इज अ पॉपुलर रिवोल्ट अगेंस्ट इट इन द सिटीज़, है ना। नॉन पश्तून एरिया में अगर कुछ एक रिवोल्ट हो या फिर तभी यहाँ से जो तालिबान की ग्रिप है अफगानिस्तान में, तो वो क्या होगी, थोड़ा कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो बढ़ती जा रही है, स्ट्रेंथन होती जा रही है, ठीक है। जैसे 1997 में एक इस तरीके का एक रिवॉल्ट हुआ था मज़ार शरीफ में, जो तालिबान के अगेंस्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या था, यूनिक सेट ऑफ फैक्टर्स दैट लेड टू इट, दस द चांसेस ऑफ अपराइजिंग ऑफ द नॉन पश्तून पीपल अगेंस्ट द तालिबान इज रिमोट, स्पेशली एज द एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्रुप हैज़ गेन ग्रुप अमंग देम टू, है ना। तो ये है, अब इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और तालिबान जो है क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड है इनकी कोर पोजीशंस में, मतलब अगर वो जल्दी से अगर नहीं बताते हैं कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, आगे उनका क्या किस तरीके से फॉर्मेट वो फॉलो करेंगे गवर्नमेंट का, तो एक तरीके से क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो वेस्टर्न डोनर कम्युनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट है, पाकिस्तान है, तो वहाँ से भी इनको प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन अभी क्या है, एक तरीके से ये अभी कोई भी गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर रहे हैं। Okay, and formation of government acceptable to it, certainly assurance would be sought from the Taliban, not only by the West but also by Russia and perhaps China. तो यहाँ पे कुछ मतलब ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले भी 1990s के टाइम में चाइना और रशिया ने मतलब सपोर्ट किया था इस्लामिक एमिराट्स और इसको, है ना। सम तालिबान लीडर्स वुड वांट फाइनेंशियल फ्लोज, मतलब कुछ तालिबान लीडर्स का तो ये इंस्टेंस है कि भाई अगर हम सारे अपनी इंटरनेशनल जो इमेज है वही ख़राब कर देंगे तो हमारे यहाँ पे किस तरीके से इकोनॉमी जो है सर्वाइव करेगी। तो हमको अपने जो अफ़गान इकोनॉमी चलती रहे, फाइनेंशियल फ्लो कंटिन्यू होता रहे, तो हमको क्या करना होगा, इसको कोलैप्स से रोकने के लिए बाकी के देशों के साथ एक हमें अच्छे रिलेशन बनाने होंगे और आगे अपनी अच्छी इंटरनेशनल जो छवि है उसको प्रेजेंट करना होगा। सर्टेनली पाकिस्तान फेयरफुल ऑफ लार्ज रिफ्यूजी मूवमेंट्स, है ना। पाकिस्तान भी मतलब डर रहा है कि मतलब डूरेंट लाइन से जो रिफ्यूज़ी इन्फ्लक्स है वो ज़्यादा हो सकता है पाकिस्तान में। मतलब जैसे ज़्यादातर जो लोग हैं ना तालिबान के, वो बोल रहे हैं हमको यूरोप ले जाओ, है ना, इटली, हमको कनाडा ले जाओ, हमको यूएसए ले जाओ, है ना। लेकिन ज़्यादातर अब क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ने तो रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिए हैं, कितने ज़्यादा लेगा, तो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में ही अल्टीमेटली उनको आना है। ज़्यादातर लोगों की फिर प्रायोरिटी फिर बाद में इंडिया पाकिस्तान में से इंडिया हो रही है। इट इज़ सर्टेन दैट यूएस विल कीप क्लोज स्क्रूटनी, कि तालिबान किस तरीके से जो अपने जो कमिटमेंट है अलकायदा से, है ना, और जो आईएस के एक्सटर्मिनेशन से, तो वो किस तरीके से उस पर एडर करता है। और यूएस विल ऑल्सो नॉट हेजिटेट टू टेक फर्दर एरियल एक्शन अगेंस्ट टारगेट्स ऑन अफगान सॉइल। तो डिप्लोमेटिक रिकग्निशन जो है तालिबान गवर्नमेंट की, है ना, तो ये जो है इनको मिलना ऐसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी। यूएस और ईयू जो है ये बिल्कुल भी रिलेक्टेंट नहीं होंगे कि ये ओपन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें तालिबान गवर्नमेंट से। सम इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज लाइक चाइना दो मे बी मोर एग्रेसिव ऑन द डिप्लोमेटिक रिकग्निशन फ्रंट, है ना, तो ये सब चाइना कर सकती है। और इंडिया की जो पॉलिसी थी वेट एंड वॉच की अफगान डेवलपमेंट में, हम ये करते हैं वेट एंड वॉच, लेकिन ये सारे लेक्सिकॉन जो है हमारी मतलब इंडियन डिप्लोमेटिक जो लेक्सिकॉन है इसमें आ गए हैं लेजिटिमेसी। और अभी जो है हमको वेट एंड वॉच के अलावा भी आगे काफ़ी काम करने होंगे। कब तक हम, हाउ लॉन्ग विल इंडिया कंटिन्यू टू वेट एंड वॉच, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि अगर मतलब हम क्या करें, बहुत सारे लोगों ने तो ये भी किया है कि मतलब जो तालिबान के लीडर हैं उन्होंने बोला है कि अफ़गान अफेयर्स में जो आप हैं इंटरफेयर ना ही करें तो बढ़िया होगा। एंड कुछ ये बोल रहे हैं कि इंडिया का जो कंटिन्यू इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमिक रिस्ट्रक्शन में अफ़गानिस्तान में, तो वो वेलकमिंग है, ठीक है। और ये भी बोला है कि जो अफ़गानिस्तान सॉइल है उसको यूज़ नहीं होने देना है अगेंस्ट थर्ड कंट्री। एंड ऑल दिस कैन नॉट बी टेकन एट फेस वैल्यू बट टू एक्सप्लोर द तालिबान अप्रोचेस टुवर्ड्स इंडिया देयर इज एन ऑब्वियस नीड टू एस्टैब्लिश
open and direct contacts with it, and that will also allow India to convey its red lines, है ना। तो ये इसमें हम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन उनको दे रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पे ज़रूरी है इसके लिए। लॉस्ट लेसन, तो लॉस्ट लेसन में अभी जो स्टेट है वो स्कूल्स को रीओपन कर रहे हैं, तो यही बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को स्टार्ट करना चाहिए कि वो स्पेशल अर्जेंट अटेंशन पे करे जो भी पैंडमिक की वजह से जो गैप आया है ना स्कूल में, सिस्टम में, सारी चीज़ों में। कोविड-19 केसेस जो डिक्लाइन किए, वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो बहुत सारे जो स्टेट है उन्होंने स्कूल ओपन कर लिए हैं। अभी ये जो यहाँ पे मतलब ये बताया गया है कि बाय फोर्सिंग स्कूल शट सिंस मार्च 2020 द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ थ्रोन स्टूडेंट एंड टीचर इनटू डीप क्राइसिस। डीप क्राइसिस में चले गए हैं स्टूडेंट भी और टीचर भी, सेंटर की मतलब शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से, कि टीचर्स को जो था यहाँ पे फ्रंट लाइन वर्कर्स यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, उनको भी मैंने उनको भी इनैकुलेशन जो ड्राइव थी उसमें उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी, और स्कूल का क्लोजर ऐसे कम्प्लीटली नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अगर मतलब ऐसे भी हो जाता तो भी, अगर बच्चों को अगर गलती से भी मतलब ये जो थर्ड वेव की बात हो रही थी अगर वो आ जाती तो फिर क्या होता, मतलब है ना, तब तो यहाँ पे सरकार पूरी तरीके से फेल हो जाती। सो अनलेस फेस्ड विद इमरजेंसी सिचुएशन सच एज द क्वेश्चन ऑफ होल्डिंग बोर्ड एग्जाम, गवर्नमेंट्स हैव पेड लिटिल अटेंशन टू एन एजुकेशन कैटास्ट्रॉफ इन द मेकिंग। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उनकी जो रिपोर्ट है उसमें ये बोला गया है कि 320 मिलियन बच्चे ऐसे हैं इंडिया के जिन्होंने 1 साल से ज़्यादा मतलब हो गया है, उन्होंने अभी तक वो क्लासरूम में नहीं गए हैं, है ना। और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक्सेस ऑनलाइन क्लासेस का नहीं ले पा रहे हैं। और स्टडी जो कैरिड आउट हुई थी जनवरी में दिस ईयर, तो इसमें ये था कि जो 5 स्टेट हैं, एक रिसर्च ग्रुप है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी फाउंड, तो दे फाउंड नॉट ओनली एविडेंस ऑफ लर्निंग लॉस, लेकिन इससे क्या हुआ, जो चिल्ड्रंस की एबिलिटीज़ हैं वो भी लॉस हुई। 92% had lost one specific language ability and 82% at least one specific mathematical ability from the previous year across all classes, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हुआ, इमोशनल कॉस्ट, मतलब ना बच्चे कोई फ्रेंडशिप किसी से कर पाते हैं, ना उनकी कोई सोशल स्किल्स डेवलप्ड हो रही है ना। और जो पुअर बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एटलीस्ट जो सरकारी स्कूल थे वहाँ पे मिड डे मील्स तो मिलता था, हॉट कुक मिड डे मील्स, तो वो भी नहीं है। सो फॉर मोस्ट वल्नरेबल द पैंडेमिक हैज़ मेंट एन एंड टू एजुकेशन, है ना। उनके लिए या तो एजुकेशन अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, क्योंकि या तो उनकी जबरन शादी हो गई है बच्चों की, या फिर चाइल्ड लेबर वो उनसे कराया जा रहा है। तो अभी ये बोल रहे हैं कि गोइंग बैक टू स्कूल, अभी जैसे हम रीओपन कर रहे हैं स्कूल, तो ये बहुत डॉन्टिंग चैलेंजेस होंगे, सेट ऑफ डॉन्टिंग चैलेंजेस। अब वो चैलेंजेस क्या होंगे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल तो है ही, इसके अलावा बाकी के चैलेंजेस ये होंगे कि हमको मैप करना होगा जो कितने चिल्ड्रन ड्रॉप आउट हुए हैं एजुकेशन से, है ना। और एक ब्रिज कोर्सेज हम कर सकते हैं, जो भी उनकी जो स्किल्स थी उसको, स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए। तो ये सारे सॉल्यूशंस के साथ जो है स्कूल्स को रेडी रहना होगा, ठीक है। ये था हैप्पियर स्कूल। तो ये समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 की बात की जा रही है। 2.0, out of the 293 transformative paragraphs the national education policy 2020 180 are dedicated to school education। मैं कोशिश करूंगी कि कंटिन्यूटी बनी रहे, अगर पूरा पेपर मैं अभी पढ़ाने लगूँ तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो ये 2-3 आर्टिकल जो है मैं मतलब आई विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। और होपफुली कि मैं कंटिन्यू करूं, बस प्लीज़ आप सपोर्ट करें, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग द वीडियो, ओके। एंड बाकी के नोट्स यहाँ पे मेंटेन्ड है, तो आई मतलब ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक बार एक पूरी वीडियो बना दूँ जो भी आर्टिकल रह गए हैं, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।